नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है। कोई 20-21 साल पुरानी घटना है। लेकिन घटना के सबब अच्छे हैं। सबक घटना के सबक अच्छे हैं और उसका फैसला भी हालिया और हाल फिलहाल का है। बात है राजस्थान की। राजस्थान के जोधपुर जिले में सरदारपुरा के शोरूम के पीछे रमनलाल पुरोहित की बिल्डिंग और रामबाड़ी गली में थार हैंडलूम के शोरूम की बगल वाली सकरी गली। थार हैंडलूम शोरूम के चौकीदार नारायण ने शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना दी कि शोरूम के ठीक बगल वाली सकरी गली में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। खैर, सरदारपुरा थाना से कांस्टेबल मधुसूदन अपने साथ दूसरे कांस्टेबल को लेकर मौके पर पहुंचे। देखा, जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उसके गर्दन में प्लास्टिक के पाइप का कुछ हिस्सा बंधा हुआ है। ऐसा लगता था जैसे इसी प्लास्टिक के पाइप के हिस्से से गला घोंट कर उसकी हत्या की गई है। भीड़ लग गई और काफी भीड़ लग गई। भीड़ में से लोगों ने पहचानने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद ही लोगों ने बताया कि ये इस मोहल्ले का नहीं है, कहीं बाहर का है। खैर, पुलिस ने अपने तरीके से जांच की। जो डॉग स्क्वाड है वो जोधपुर हेडक्वार्टर से बुलाया गया। क्राइम ब्रांच की टीमें आईं। उस समय संसाधन उतने नहीं थे, 2004 की बात है। लेकिन जो भी संसाधन थे, पुलिस के सारे संसाधन जुटाए गए, कोशिश की गई, लेकिन कोई पता नहीं लगा। अगले दिन अखबारों में खबर भी छपी, फोटो भी छपी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। इस बीच में पोस्टमार्टम के समय में शरीर से जो कपड़े उतारे जाते हैं और पोस्टमार्टम होने के बाद जब कोई नहीं मिला तो 72 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार भी पुलिस ने अपनी तरफ से करा दिया। फिर वो जो कपड़ा उसका शरीर पर से जो कपड़े उतारे जाते हैं उनका एक बंडल बांध के और फिर उसे थाने भेज दिया जाता है। तो वो सिपाही जो लाश रिसीव करते हैं वो लाश के कपड़े या लाश का जो भी सामान होता है उसका बंडल भी रिसीव करते हैं थाने पर रखने के लिए। शिनाख्त में काम आता है बाद में। तब अपराध है तब भी और नहीं अपराध है तब भी शिनाख्त के काम आता है। जब ये कपड़ा वो सिपाही रिसीव कर रहा था तभी उसने ध्यान दिया कि मृतक के शर्ट में पीछे एक टेलर का वो लिखा हुआ है। पहले टेलर के एक मार्क लगा करते थे उसमें शर्ट या पैंट में, जिससे ये पहचान होती थी कि ये फलां टेलर के यहाँ का छपा हुआ है। बहुत दिनों शुरू में सिर्फ टेलर की दुकान और जिला लिखा रहता था। फिर कुछ दिन बाद टेलर की दुकान, क्योंकि वो जो पट्टी लगाई जाती थी दर्जी अपना ब्रांड नेम शर्ट पे कॉलर के पीछे और पैंट में जहां आप हुक को बंद करते हैं ऊपर वाले, वहां के बगल के स्थान पर ये टेलर का नाम वाली स्लिप जो वो लोग बनवाते हैं और हर कपड़े में अपने सिले हुए कपड़ों में लगाते हैं। तो उसमें पहले तो शुरू शुरू में खाली टेलर का नाम लिखा रहता था, जिला लिखा रहता था। बाद में फिर थोड़ा और जब जनसंख्या बढ़ी होगी, दर्जियों की दुकान बढ़ी होगी, टेलर मास्टर बढ़े होंगे, तो उसमें फिर डिफरेंशिएट करने के लिए मोहल्ले का नाम भी लिखा जाने लगा कि फलां मोहल्ले का ये आदमी है। उसके बाद और थोड़े बड़े जो टेलर मास्टर हुआ करते थे हर शहर में, उसमें नीचे एक लैंडलाइन नंबर भी लिखा रहता था। और जब हमने नौकरी शुरू की थी तो अज्ञात लाशों की पहचान अगर वो कपड़े में है तो टेलर की इसी स्ट्रिप से हुआ करती थी कि कहाँ का है। फिर वहाँ आदमी जाता था, ढूंढता था, वो दुकान ढूंढता था, फिर उसको कपड़े का रंग और उसका टैग वो दिखाया जाता था। वो याददाश्त से बताता था कि ये फलां आदमी की हो सकती है। उस ज़माने में उतना भी नहीं था कि वो
कपड़ा काट के उसकी रसीद बना के, और इस तरह से ये पहले नहीं था। एक सिंपल छोटे से सादे कागज़ में लिख के वो दे दिया करते थे कि आप इतने दिन बाद आइएगा, अपना कपड़ा ले जाइएगा। अब तो ये सब चीज़ें ही बंद हो गई हैं। बहरहाल वो टेलर उसके कपड़ों में नागलपुर गांव का नाम लिखा हुआ था, और वो टेलर का नाम लिखा हुआ था कि फलां टेलर्स, नागलपुर गांव, कर्नाटका। खैर, पुलिस उस गांव पर पहुंची और वहां उसने टेलर मास्टर को दिखाया, और उसने दिमाग पर जोर डाल के बताया कि जिस आदमी की ये शर्ट की ये है टैग मेरा लगा हुआ है, उसका नाम गंगप्पा है और वो नागलपुर गांव का ही रहने वाला है। पुलिस नागलपुर गांव में ही गंगप्पा के घर पर पहुंची। पूछताछ में सामने आया कि गंगप्पा गांव के ही दो भाई, जिनमें दोनों का नाम बसप्पा था, उन दोनों के साथ बाड़मेर राजस्थान गया था। गांव में दोनों भाई वापस आ गए थे और उन्होंने आकर ये बताया था कि गंगप्पा कुछ दिनों और राजस्थान में रहेगा और फिर उसके बाद वो वहाँ पर आएगा। खैर, गंगप्पा के भाई के घर पुलिस पहुँच गई तो उसने भी यही बताया कि साहब तीनों लोग गए थे, दो लोग लौट आए और उन्होंने लौट के ये बताया कि वो जो है थोड़े दिन और राजस्थान में रुक के आएगा। उस समय मोबाइल फ़ोन का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था। शुरुआत तो हो गई थी 98-99 में, और सुदूर इलाकों में टावर नहीं लगे थे, इसलिए मोबाइल फ़ोन नहीं पहुँचे थे, और उस समय इतने महंगे कॉल हुआ करते थे कि सामान्य लोगों की बस की बात नहीं हुआ करती थी। 2007-8 के बाद जब ये खूब सस्ते हो गए मोबाइल फ़ोन भी, सिम भी और कॉल भी, तब सब लोगों की पहुंच के भीतर आ गए और फिर हर घर में मोबाइल फ़ोन पहुंच गया। तो ये लौट के उन लोगों ने बताया और इन्होंने इस बात को यकीन से मान लिया कि हाँ, कुछ दिन वो लौट कर आएगा। लेकिन फिर जो पुलिसकर्मी आए थे राजस्थान से, जोधपुर से, उन्होंने ये बताया कि गंगप्पा की मौत हो चुकी है और उसके शरीर का ही ये शर्ट है। फ़ोटो दिखाई तो लोगों ने फ़ौरन पहचान लिया कि हाँ, ये गंगप्पा की ही फ़ोटो है। तो पूछा गया कि आपकी कोई दुश्मनी थी, कोई किसी से अदावत थी, लेकिन घर वालों ने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और हमें किसी पर कोई शक भी नहीं है। साथ में 3 लोग गए थे, 2 लौट आए, लौट के उन्होंने ये बताया मुझे, और हमें उन पर भी कोई शक नहीं है। लेकिन पुलिस तो पुलिस का दिमाग उन्हीं दोनों भाइयों पर घूम रहा था। पुलिस ने दोनों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गांव में नहीं मिले। पुलिस को लगा कि शायद गंगप्पा की मृत्यु के बाद दोनों फरार हो गए हैं। खैर, उसके बाद पुलिस ने भी अपना प्रयास शुरू किया और हफ्ते 10 दिन बाद ही बसप्पा बंधुओं को, यानी दोनों भाई, दोनों का नाम बसप्पा था, आगे पीछे के लेटर्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लोग बसप्पा के नाम से ही जानते थे दोनों को। तो दोनों को गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में सामने ये आया कि इन बसप्पा बंधुओं की एक बहन थी। कुछ समय पहले उसकी शादी हुई थी और उसका पति दिमागी रूप से कमज़ोर था। दोनों भाई चाहते थे कि बहन की शादी कहीं और करवा दी जाए। ये बात उन दोनों ने अपने दोस्त गंगप्पा को बताई। गंगप्पा ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वो उसकी बहन की दूसरी शादी करवा देगा। लड़का जो है वो राजस्थान में मिल पाएगा। उन लोगों ने पूछा, ये कैसे राजस्थान में, क्यों नहीं यहीं आसपास कर्नाटक में? तो उसने ये कहा कि वहाँ पर हमारे गांव की ही, हमारे पड़ोस की एक लड़की है नंदा, जो बाड़मेर में ब्याही है, और अब वहाँ पर वो बड़े रसूखदार लोग हो गए हैं। हम उनके पास चलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो ज़रूर कोई न कोई लड़का वहाँ पर बता देगी। खैर,
इसी को आधार बनाकर गंगप्पा दोनों भाइयों के साथ राजस्थान 8 अक्टूबर को रवाना हो गया। तीनों बाड़मेर में वहाँ नंदा जैन के पास गए और नंदा जैन के यहीं रुके। उनके पति अशोक जैन ने सब खातिरदारी की। फिर तीनों ने मिलकर नंदा से ये अनुरोध किया कि ऐसे ऐसे इनकी एक बहन है जिसकी शादी हुई, जो लड़का है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या कमज़ोर है, दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो नंदा ने मना कर दिया। उसने कहा देखिए हम अब इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हमारी जानकारी में इस तरह का कोई लड़का है भी नहीं, और जो परिवार हैं वो कर्नाटक में शादी नहीं करेंगे। हम लोगों के ज़माने की बात अलग थी, लेकिन अब वो लोग कर्नाटक में शादी नहीं करेंगे। बहरहाल घंटे 2 घंटे उसने कोशिश की उनको मनाने की या उनसे बात करने की या ये कहने की कि नहीं एक बार और देख लीजिए, हम लोग रुक जाएंगे। लेकिन फिर नंदा ने साफ मना कर दिया कि अब हम इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। तो खैर जब उसने मना कर दिया तो 10 अक्टूबर को अशोक कुमार जैन और उनके भाई लक्ष्मण जैन तीनों को बाड़मेर स्टेशन पर छोड़ आए ताकि वो जोधपुर तक के लिए ट्रेन पकड़ लें और फिर वहाँ से ट्रेन से अपने गांव चले जाएं। तीनों ट्रेन से जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुँच भी गए। 10 अक्टूबर की ही शाम 10 को ही अशोक जैन और उसके भाई ने इन तीनों को बाड़मेर रेलवे स्टेशन छोड़ा। 10 को ही बाड़मेर रेलवे स्टेशन से ये जोधपुर पहुँचे और 10 को ही गंगप्पा की लाश वहाँ मिली सरदारपुरा थाना क्षेत्र में, जहाँ थार हैंडलूम सेंटर शोरूम के बगल की गली में पुलिस ने इस लाश को बरामद किया था। खैर फिर पूछा गया कि उसको क्यों मार दिया, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों का राजस्थान आने में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था और हम लोगों को बार बार गंगप्पा यही कहता था कि नंदा जरूर शादी करा देगी, और इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ आने में और आसपास 4-5 दिन रुके, घूमने में बहुत पैसा खर्च किया। लेकिन गंगप्पा की बात नंदा सुनने को तैयार नहीं थी। इसका मतलब ये कि गंगप्पा सारी बात जानता था। वो जानबूझकर तफरीह करने के लिए, हम लोगों का पैसा खर्च कराने के लिए हम लोगों को बाड़मेर तक ले आया, ऐसा दोनों भाइयों ने कहा। और इसी गुस्से में हम लोगों ने प्लास्टिक के पाइप से उसको गला दबाकर उसे मार दिया और वहीं गली में ही छोड़ दिया। इसके बाद दोनों लोग हम 11 अक्टूबर को बेलगांव ट्रेन से कर्नाटक आ गए। ये उनका कन्फेशन था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 फरवरी 2006 को बसप्पा बंधुओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों भाई इस आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने 20 सितंबर 2012 यानी सेशन कोर्ट के फैसले के 6 साल बाद दोनों की अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट की सजा के आदेश को बरकरार रखा। इस समय इन दोनों की ये अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही है, लेकिन आशाएं बहुत क्षीण हैं और ऐसा लगता है कि ये बाकी की ज़िंदगी इनकी जेल में ही बीतनी है। आज की घटना देखिए, कितना विचित्र कारण है हत्या का। कितना विचित्र कारण है कि हत्यारे भाइयों ने मृतक से अपनी बहन की शादी कराने के लिए अच्छे वर की तलाश करने में सहायता मांगी। जब देखा उन्होंने कि जो शादी उन्होंने की है वो लड़का ठीक नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बहन का जीवन खराब होगा आगे, तो उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला किया। 10 जगह गए और गंगप्पा के पास भी आए कि भाई ऐसे ऐसे है और थोड़ी मदद करो, लड़का अगर तुम्हारी निगाह में कहीं है तो बताओ, हम लोग इसकी शादी करके फिर नए सिरे से इसका जीवन, इसका परिवार बसाना चाहते हैं। खैर जिस किसी से भी ये कहा जाता है लोग तैयार हो जाते हैं और गंगप्पा भी इस बात के लिए तैयार हो गया। वैसे भी सामान्य रूप से
गांव या परिवार की लड़की की शादी के लिए जिससे जो बन पड़ता है वो मदद करता है, सहयोग करता है। मदद और सहयोग का आशय यूँ कि अगर किसी को ये पता लगा कि फलां जगह फलां गांव में एक लड़का है और गांव के ही किसी आदमी से कहा गया कि भाई ये तुम्हारे दूर के रिश्ते में पड़ते हैं या फलां के रिश्ते में पड़ते हैं, ज़रा पता करके बता दीजिए कि लोग कैसे हैं, परिवार कैसा है, घर में पर्याप्त भोजन पानी का इंतज़ाम रहता है कि नहीं रहता है। ये बेसिक बातें लड़की के घर वाले पता कराने के लिए या सहयोग करने के लिए जिससे भी कहते हैं वो सहर्ष तैयार हो जाता है। अभी भी गाँव गिराँव में ये बात ऐसी मानी जाती है कि बिटिया की शादी में जितनी भी जो सहायता कर सकेगा उसे उतना पुण्य मिलेगा। किसी भी गांव में आप लोग भी अगर गांव के रहने वाले हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। तो इस तरह से उसने सहयोग मांगा। गंगप्पा सहयोग के लिए तैयार हो गया। उसने सहयोग की बात का आधार भी बताया कि गांव की ही लड़की नंदा, उसकी शादी बाड़मेर में इसी तरह हुई थी। अब उसका परिवार बड़ा प्रतिष्ठित हो गया है, हम लोग उससे चल के बात करेंगे और बाड़मेर में ही, राजस्थान में ही अगर अच्छा कोई लड़का होगा तो उसकी वहीं शादी कराएंगे। और उन लोगों ने कहा कि हम चलेंगे, आप लोग भी चलिए। और नंदा से हम लोग और उनके परिवार वालों से, उनके पति से, बड़ा परिवार है उनका, उनसे हम लोग ये याचना करेंगे, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बच्ची की शादी के लिए कोई लड़का वहाँ आस पास तलाश लें। कोई हो तो वो ज़रूर तलाश करके बता देगी, क्योंकि वो भी इसी गांव की रहने वाली है और इस तरह से ये शादी हो जाएगी। गंगप्पा ने सब चीज़ें उनको बताई। ये भी बताया कि सारी चीज़ें संभावनाओं पे होती हैं और क्यों संभावना व्यक्त कर रहा था ये भी उसने उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया था। गंगप्पा ने अपनी तरफ से बसप्पा बंधुओं की बहन की शादी के लिए वो जितना जानता था और वो जो कर सकता था वो किया। अच्छा, बसप्पा बंधु भी इतने मूर्ख नहीं होंगे कि वो ये मान बैठे कि गंगप्पा शादी करा ही देगा, क्योंकि करा ही देगा। बसप्पा भी उसी गांव का था तो इतना तो जानता ही होगा कि लड़की की शादी के लिए जाने कितनी कितनी जगह लड़की के घर वालों को जाना होता है, बात शुरू करनी पड़ती है। और कहीं भी लड़की की शादी की बात सिर्फ संभावनाओं से शुरू होती है। लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड, गोत्र, जाति, परिवार ये सब देख लेते हैं और जब उनका समाज ये सब चीज़ें स्वीकार कर लेता है तब वो बात करने के लिए जाते हैं, जिसमें बारात कितनी आएगी, खर्चा कितना होगा, कितनी उनकी दहेज की डिमांड है, क्या क्या इस तरह की बातें जो लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों से जाकर करते हैं, ये सब बात। लेकिन संभावना वही होती है कि अगर बात बन जाएगी तो हम शादी करेंगे। तो ये बात ऐसा नहीं था कि बसप्पा बंधु नहीं जानते थे, उसी बैकग्राउंड के वो भी थे। गंगप्पा भी उसी बैकग्राउंड का था, उसी गांव का था। तो ये वो भी जानता है कि कहीं भी बात होगी तो वो संभावनाओं पर ही शुरू होती है। तब कहीं किसी जगह पर जाकर बात तय होती है, रिश्ता बनता है और तब शादी हो पाती है। बसप्पा भाइयों को लगा कि गंगप्पा हम लोगों को लेकर इतनी दूर आया है और जिस लड़की से मदद के लिए कहा है वो गांव की ही है, इसलिए ये शादी हो ही जाएगी, ये मान के चल रहे थे। पर जब बाड़मेर के गांव की लड़की नंदा ने स्पष्ट मना कर दिया कि अब देखिए हमारी भी शादी के बहुत दिन हो गए और हम नई बच्ची की उम्र का लड़का कहाँ ढूंढेंगे। लोग अब धीरे धीरे जब लोगों की जानकारी अगल बगल के एग्जाम्पल से बढ़ती है तो इन सब में हाथ नहीं लगाना चाहता कोई सिवा घर परिवार के। तो उसने मना कर दिया। तो दोनों भाइयों को लगा कि गंगप्पा ने जानबूझकर हम लोगों को यहाँ तक दौड़ाया, पैसा खर्च कराया और शादी भी नहीं कराई। इस बात से नाराज दोनों भाइयों ने गंगप्पा की हत्या कर दी, मार डाला उसे और जान से मार डाला। अब आप देखिए कि केवल एक शर्ट के लेबल से, टेलर के एक लेबल से पुलिस जोधपुर से और कर्नाटक तक पहुंच गई। अब
अपराधी भी पकड़े गए, ट्रायल भी हुआ और सज़ा भी हो गई। आज की तारीख अब तो ये बिल्कुल फैशन ख़त्म हो गया है। हमारी जो ये जेनज़ी है, ये जो नई पौध है, ये जो हमारा जो नई जनरेशन है, ये तो सवाल ही नहीं कि आप कपड़ा खरीद के इनको टेलर के यहाँ जाके इनका नाप दिलवाएं। उनको तो रटे रटाए ब्रांड हैं, लुई फिलिप, वैन हसन, एलन सोली, लेवी और रेमंड, एरो, ब्लैकबेरी। वो सीधे दुकान पर जाते हैं, ब्रांड अपना मांगते हैं, नंबर, वेस्ट साइज़ बताते हैं और कंधे की साइज़ बताते हैं और बहुत ज़रूरी हुआ तो एक बार पहन के देख लेते हैं और लेकर चले आते हैं। अब इन सब ब्रांड्स में भी अगर आप देखेंगे तो जो लेबल लगे रहते हैं, जो पानी के धुलने से भी नहीं धुलते, उसमें कुछ कोड भी लिखे होते हैं जिससे ये पता लग सकता है कि ये किस जगह से बेचा गया है। लेकिन टेलर चूँकि बहुत व्यक्तिगत होता है, अपने उसी गांव का, मोहल्ले का या थोड़ा आसपास का, तो वो जिनके कपड़े सिलता है उनको याद रखता है। अब ये रेडीमेड ब्रांड वाले कितनों को याद रखेंगे? किस मॉल से आपने ख़रीदा है, पुलिस जाती है तो वो उसका जवाब दे देते हैं कि साहब मेरे लिए पहचानना मुश्किल है, सीसीटीवी लगी है, कोई पहचानने वाला बुलवा लीजिए और देख लीजिए कौन आदमी ये ले गया है। पहले जो ब्रांड थे, जो सबके गांव मोहल्ले में रहे होंगे कि नवाब टेलर्स, जफ़र टेलर्स, ग्रेट टेलर्स, हरी टेलर्स, सिग्मा टेलर्स, ये इस तरह के, और जिस मोहल्ले में मतलब और कोई बात कोई जाने न जाने, लेकिन मोहल्ला ये जानता था कि हमारे मोहल्ले में 2 टेलर मास्टर हैं। मास्टर कहा जाता था, टेलर मास्टर। तो ये 2 लोग हैं जहाँ पर कपड़े सिलवाए जाते हैं। लेकिन ज़माना बहुत आगे निकल गया, निकलना भी चाहिए, और धीरे 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 करके इन बेचारों का ये काम ख़त्म हो गया। और अब तो बस वही सस्ते कपड़े या जो बहुत नामी हैं वो तो अब भी चलते हैं, सूट इत्यादि लोग अभी भी टेलर मास्टर के यहाँ उसको सिलवाते हैं, उसका ट्रायल लेते हैं, जो कमी बेसी होती है उसको दूर करते हैं, तब फाइनल ले आते हैं। और ये सुविधा जो रेडीमेड है उसमें ये सुविधा नहीं होती। हालांकि वो भी एक आध टेलर अपने बड़े बड़े शोरूम पे रहते हैं, आप नापिए वो कोशिश करके बना देंगे, लेकिन आपका टेलर मास्टर आपके बारे में जितना जानता है उतना शायद ही कोई जानता हो। आपके जाते ही या तो पुरानी नाप निकाल लेगा या फ़ौरन नाप के आप छोटी मोहरी पहनते हैं, बड़ी मोहरी पहनते हैं, टाइट पहनते हैं, आगे डबल प्लीट पहनते हैं, पीछे का जेब लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ये सब बातें आपके बारे में आपका टेलर जानता है। लिहाजा उससे व्यक्तिगत संबंध है और आपके कपड़े कहीं भी मिलें, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर उससे पूछेगी तो वो बता देंगे कि साहब ये तो फलां की शर्ट है, ये तो ढेकाने की शर्ट है। बहरहाल ये विश्वासघात जो इन 2 भाइयों ने गंगप्पा के साथ किया तो वो बहुत बहुत कष्टकारी विश्वासघात था जिसमें उसकी हत्या कर दी। वो कहते हैं ना कि साथी था, रास्ता दिखा, सपने सजाए थे सारे, लालच की आग में जला, विश्वास का दीपक प्यारे। तो ये साफ साफ एक विश्वासघात था। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।